नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है DSSB, जो कि दिल्ली बोर्ड सिलेक्शन बोर्ड है। हमारी कमेटी दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में अगर आपको लगना है तो इसी बोर्ड के थ्रू आपका सिलेक्शन होता है। तो कंप्यूटर साइंस से अगर आप बिलोंग कर रहे हो तो कंप्यूटर साइंस में TGT कंप्यूटर साइंस फर्स्ट टाइम, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर फर्स्ट टाइम कंप्यूटर साइंस का एग्जाम हुआ था, TGT कंप्यूटर साइंस का, ठीक है, जो कि 21 मई 2017 में ये एग्जाम लिया गया था। उसी एग्जाम की सारे के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेके आया हूं। वन बाय वन हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे पूरी वीडियो के अंदर, जिससे कि आपको हर कंसेप्ट, हर पॉइंट क्लियर हो। तो वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, तो सब्सक्राइब कभी भी ना भूलें। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा DSSB का, जिसके अंदर पूछा हुआ है कि ऐसा कौन सा पार्ट है दैट विल कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट ए फाइल दैट इज नीडेड बाय द सिस्टम प्रोग्राम दैट एक्सेस द फाइल रिकॉर्ड। तो ऐसा कौन सा हमारा पार्ट होता है फाइल सिस्टम के अंदर? एक होता है फाइल हेडर, एक होता है फाइल डिस्क्रिप्टर। तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि फाइल हेडर और फाइल डिस्क्रिप्टर बोथ लिखा हुआ है तो ये आंसर टिक कर देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, क्योंकि फाइल हेडर इंफॉर्मेशन को कंटेन करके रखता है फाइल के रिगार्डिंग, जिस तरह जो भी उसको एक्सेस, अगर एक्सेस करना है, जब कभी भी नीड होती है हमारी, तो उसको एक्सेस करने के लिए फाइल हेडर के पास ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है फाइल हेडर के अंदर। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी लैंग्वेज के अंदर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसमें आपको ये पता होना चाहिए जनरली कंडीशनल ऑपरेटर इज ऑल्सो नोन एज, इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कंडीशनल ऑपरेटर कौन सा होता है हमारा, ये वाला कंडीशनल ऑपरेटर होता है, क्वेश्चन मार्क और कॉलन। इसमें होता क्या है, यहाँ पर कंडीशन होती है, सबसे पहले कंडीशन यहाँ पर होती है। अगर कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारा पार्ट 1 एग्जीक्यूट होता है, और अगर कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन अगर फॉल्स है तो पार्ट हमारा सेकेंड एग्जीक्यूट होता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ द कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, फॉर एग्जाम्पल ए ग्रेटर देन बी है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्रिंट ए, मतलब जो भी ग्रेटर है, अगर ये ए ग्रेटर होगा तो प्रिंट ए हो जाएगा, अदरवाइज प्रिंट बी हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो, ग्रेटेस्ट ऑफ 2 नंबर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो विद द हेल्प ऑफ सिंगल लाइन यू कैन फाइंड आउट इजली विच वन इज ग्रेटर, तो विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। सो मैं आपको ये क्लियर करना चाहूंगा कि कंडीशनल ऑपरेटर का मीनिंग मैंने आपको क्लियर कर दिया है, दैट इज ऑल्सो नोन एज टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्यों बोल रहे हैं आप समझ सकते हो, यहाँ पर 3 सिचुएशन यूज की गई है, कंडीशन, पार्ट 1, पार्ट 2। तो यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर कंडीशनल ऑपरेटर ही कहलाया जाता है। यूनरी ऑपरेटर होता है जहां पर सिंगल ऑपरेटर होता है, बाइनरी ऑपरेटर जहां पर ऑपरेटर एक ही है और ऑपरेंड 2 है, और टर्नरी का मतलब है 3 ऑपरेंड्स है। तो यहाँ पर 3 ऑपरेंड है, बाइनरी का मतलब है 2 ऑपरेंड, यूनरी का मतलब है सिंगल ऑपरेंड। लॉजिकल ऑपरेटर होता है हमारा, जैसे कि ये एम्परसेंट हो गया और गेट हो गया, इस टाइप से जो ये गेट जो हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं, वही वर्किंग हमारी लॉजिकल ऑपरेटर की होती है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टर्नरी ऑपरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी लैंग्वेज में, अगेन क्वेश्चन पूछा हुआ है परसेंटेज LD। तो इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। परसेंटेज LD, जो कि नाम से पता चल रहा है, आप जनरली यूज करते होंगे प्रिंटएफ के अंदर परसेंटेज D, ठीक है। तो परसेंटेज D जो बेसिकली होता है वो यूज होता है हमारा इंटीजर के लिए। इंटीजर डाटा टाइप अगर आप यूज कर रहे हो उसके लिए जो फॉर्मेट होता है वो होता है परसेंटेज D, मगर यहाँ पर लिखा हुआ है परसेंटेज LD। तो D तो आपको समझ में आ गया, D का मतलब है इंटीजर, और ऑब्वियसली L का मतलब क्या होगा, L का मतलब होगा लॉन्ग इंटीजर, ठीक है जी। तो परसेंटेज LD का मतलब क्या हो गया है आपका, लॉन्ग इंट। दैट इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैक डाटा स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं। स्टैक डाटा स्ट्रक्चर
और ऑल्सो कॉल्ड एज डैश लिस्ट। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा दो टाइप के डाटा स्ट्रक्चर जनरली होते हैं जो कंफ्यूजन रहता है, स्टैक और क्यू। डाटा स्ट्रक्चर तो काफी सारे होते हैं मगर स्टैक और क्यू जनरली कंफ्यूजन रहती है हमारी। तो मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहूंगा, स्टैक जो प्रिंसिपल यूज करता है वो यूज करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक प्रिंसिपल हमारा ये यूज करता है। और एक होता है क्यू, तो क्यू जो प्रिंसिपल यूज करता है वो यूज करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे कि आपने बस स्टॉप में देखा होगा, बस पर जब एंटर कर रहे हो, एक ही गेट है तो एक पर्सन ही एक एंटर कर सकता है। जो फर्स्ट आया होगा वो फर्स्ट एंटर करेगा, सेकंड आया होगा सेकंड टाइम पे एंटर करेगा। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट उसको बोलते हैं। लास्ट इन लास्ट आउट का मतलब है कि जहां पर जैसे ये प्लेट है तो नंबर 1 की प्लेट सबसे पहले आई, फिर नंबर 2 की प्लेट सबसे सेकंड नंबर पे आई, थर्ड नंबर की थर्ड नंबर पे आई। मगर जब आप प्लेट को पिक करोगे तो कभी भी नीचे से प्लेट को नहीं निकालते हो। आप जनरली क्या करते हो, आप शादी ब्याह में जाते हो तो वहां पर देखते हो आप जो टॉप मोस्ट पे होती है उसी को आप पिक करते हो, मतलब यही सबसे पहले ड्रॉ होगी। क्लियर? उसके बाद सेकंड नंबर वाली होगी, देन फर्स्ट नंबर वाली। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं जो सबसे पहले आया था वो सबसे लास्ट में आउट होगा। ठीक है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ द स्टैक। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्वेल, जो डेटाबेस में कमांड यूज करते हैं सिक्वेल के अंदर। तो ड्रॉप एक कंस्ट्रेंट होता है हमारा फ्रॉम ए टेबल। ड्रॉप कंस्ट्रेंट किसके कॉम्बिनेशन से यूज होता है ये पूछना चाह रहा है ये। तो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, ऑल्टर स्टेटमेंट होती है हमारी विद ए ड्रॉप क्लॉज, दैट इज द करेक्ट आंसर। ऑल्टर टेबल को यूज करके ही ड्रॉप क्लॉज यूज किया जाता है। तो बाकी ऑप्शन हमारे इनकरेक्ट होंगे। जनरली हम ड्रॉप कंस्ट्रेंट जो यूज करते हैं वो ऑल्टर के साथ ही यूज करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरे से रिलेटेड। सी लैंग्वेज में काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। अगेन ये सी लैंग्वेज की डिक्लेरेशन अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन को कर लोगे, मगर मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है, अगर पता भी है तो भी आप गलती करने के चांस है, क्योंकि जनरली स्टूडेंट जो है डिक्लेरेशन में गलती करता ही करता है। 2 डायमेंशनल एरे यहाँ पर दिया हुआ है सी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है जी, तो एरे से रिलेटेड ये 2D एरे में कंसेप्ट आया हुआ है। तो वो मैं आपको यहाँ पर पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन से समझाना चाहूँगा। जैसे कि ये सबसे पहले ये जो डिफाइन करता है, ये इंडेक्सिंग होती है हमारी। जो फर्स्ट इंडेक्स होता है वो डिफाइन करता है आपका रो को, और सेकंड जो इंडेक्स होता है वो डिफाइन करता है आपका कॉलम को। ठीक है जी, तो फर्स्ट इंडेक्स जो है वो रो को डिफाइन कर रहा है, सेकंड जो है वो कॉलम को डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पर हमें ये क्लियर हो गया है कि कितनी रो है, 2 रो है। तो रो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ये रो नंबर 1 और ये रो नंबर 2। ठीक है जी, बिल्कुल। अब उसके बाद जो सेकंड इंडेक्स है, सेकंड वाला सब्सक्रिप्ट वैल्यू जो है वो है हमारी कॉलम की। तो यहाँ पर मैंने कॉलम डिफाइन कर दिए। कितने कॉलम यहाँ पर बोल रहा है, 4 कॉलम है। तो यहाँ पर कॉलम 1 C1 लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर ये C2 C3 एंड C4। तो 4 कॉलम हमने बना दिए, 2 रो बना दी, ये हमें पता चल गया। अब वैल्यू डिफाइन कर रखी है, ये वैल्यू है 1, ये है 2, नेक्स्ट है 3, नेक्स्ट है 4। उससे बाद नेक्स्ट वैल्यू है 5। तो देखिए 4 कॉलम फिल हो चुके हैं, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पर स्टार्ट होगी। ठीक है जी, तो ये तो हो गया हमारा 2 डायमेंशनल एरे में जो वैल्यू इंसर्ट हो गई। अब मैं आपको इंडेक्सिंग बताना चाहूंगा। इंडेक्सिंग जो होती है इसकी, वो होती है हमारी A00। इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होती है, ध्यान रखना, इंडेक्सिंग और जनरली स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं। इंडेक्सिंग हमेशा स्टार्ट होगी 0 से, जो सिस्टमेटिकली स्टार्ट होता है ये हो जाएगा 0 1। मतलब यहाँ पर रो सेम है, रो नंबर जो है वो 0 है और कॉलम जो है वो चेंज हो रहा है। तो सेकंड वाली वैल्यू चेंज होगी, ये हो जाएगा 0 2। सिर्फ और सिर्फ कॉलम इंक्रीज हो रहा है। तो 0 3 आप देख सकते हो यहाँ पर पहले वाली रो में 0 0 0 0 है, पहले वाली सब्सक्रिप्ट वैल्यू में 0 0 0 है, और कॉलम जो है सेकंड वाला 0 1 2 3 इस टाइप से बढ़ रहा है। ठीक है, सेम यार। नेक्स्ट रो में हम एंटर कर चुके हैं, तो पहली वाली रो का मतलब था 0, नेक्स्ट वाली रो क्या हो जाएगी 1, और ये पहला कॉलम है तो 0। ठीक है जी, इसी तरह से A1 1 कॉलम बढ़ रहा है, अब रो की वैल्यू सेम है।
ठीक है जी, सेम ऊपर वाले जैसे हमने डिस्कस किया उसी तरह से। अब आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 4 विल बी द वैल्यू ऑफ, 4 का इंडेक्सिंग पूछी है इसने क्या होगी। तो 4 वैल्यू कहाँ पर है, यहाँ पर। इसका इंडेक्स वैल्यू क्या है, A03। तो क्या ऑप्शन में कहीं पर भी A मतलब मैं A डिफाइन कर रहा हूँ, यहाँ पर वेल लिखा हुआ है, वेल मतलब वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ A की जगह आप कर लेना वेल, ठीक है। तो ये हो जाएगा वेल 03। तो वेल 03 कहीं पर आया हुआ है, कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी। डी इज द करेक्ट आंसर। जनरली स्टूडेंट जो है 04 पर क्लिक करेगा या 14 पर क्लिक करेगा, तो स्टूडेंट जो है जनरली गलती कर देते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीआईडी। पीआईडी होता है हमारा प्रोसेस आइडेंटिफायर। प्रोसेस आइडेंटिफायर बेसिकली इसको बोलते हैं हम। तो यहाँ पर पूछ रहा है प्रोसेस आइडेंटिफायर क्या होगा कर्नल प्रोसेस का। तो कर्नल प्रोसेस में आपको बता दूं, जब बूटिंग करते हैं आप तो बाय डिफॉल्ट एक आइडल प्रोसेस होता है, उसको कर्नल प्रोसेस बोल रहा है। ये आइडल प्रोसेस की जो वैल्यू होती है पीआईडी वैल्यू, वो होती है 0, ठीक है जी। तो पीआईडी ऑफ द कर्नल प्रोसेस हमेशा किस वैल्यू पे होगा, हमारा 0 वैल्यू का। तो करेक्ट आंसर होगा इसका 0। क्लियर। क्योंकि हर प्रोसेस की पीआईडी जनरेट होती है, और कर्नल प्रोसेस की जो पीआईडी होती है वो आइडल प्रोसेस ही बोलते हैं हम कर्नल प्रोसेस को, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर से अगेन क्वेश्चन पूछा जा रहा है, शॉर्टिंग एल्गोरिथम कौन सा ऐसा है जिसकी वर्स्ट केस, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन होती है। तो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन कौन से शॉर्टिंग एल्गोरिथम की होती है। तो मैं वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी लिख देता हूँ यहाँ पर, हीप शॉर्ट की यहाँ पर देखिए वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी हीप शॉर्ट की होती है हमारी एन लॉग एन, बिल्कुल हीप शॉर्ट की हमारी एन लॉग एन होती है। सेकंड है हमारा क्विक शॉर्ट, उसकी होती है एन स्क्वायर। इंसर्शन शॉर्ट की भी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है एन स्क्वायर, और सिलेक्शन शॉर्ट की भी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है एन स्क्वायर। तो चारों की कॉम्प्लेक्सिटी मैंने लिख दी है। तो आप देख सकते हो जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो तभी आपको समझ में आएगी जब आप कंसेप्ट समझोगे इसको, तभी आपको टिप्स पे हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे तो टिप्स पे है तभी मैं आपको आंसर बता पा रहा हूँ। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हीप शॉर्ट। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज हीप शॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पार्स मैट्रिक्स। स्पार्स मैट्रिक्स देखिए दो टाइप की मैट्रिक्स होती है, एक होती है स्पार्स मैट्रिक्स और एक होती है डेंस मैट्रिक्स, ठीक है जी। सेकंड मैट्रिक्स होती है आपकी डेंस मैट्रिक्स। तो जो स्पार्स मैट्रिसेस होती है वो इसने क्वेश्चन में पूछा है स्पार्स मैट्रिसेस हैव, तो इसमें जीरो और नॉन जीरो का ही खेल होता है। स्पार्स मैट्रिक्स में ये ध्यान रखना आपको, मैनी जीरो एंट्रीज अगर है किसी भी मैट्रिसेस के अंदर, अगर मैनी जीरो एंट्री है, ठीक है, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्पार्स मैट्रिक्स, ठीक है। और डेंस मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, मैनी नॉन जीरो वैल्यू। मैनी नॉन जीरो वैल्यू मतलब अगर नॉन जीरो वैल्यू यू कैन से -1 1 2 3 इस टाइप से काफ़ी सारी जीरो वैल्यू कम है और नॉन जीरो ज़्यादा है, तो उस मैट्रिसेस का नाम होता है डेंस मैट्रिसेस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मैनी जीरो एंट्री देन नॉन जीरो एंट्री। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, क्वेश्चन में पूछा हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैक्सिमम डिग्री ऑफ एनी वर्टेक्स। ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको, वर्टेक्स की मैक्सिमम डिग्री पूछी है इसने, किस ग्राफ में है, सिंपल ग्राफ के अंदर विद एन वर्टिसेस। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा। मान लीजिए यहाँ पर 4 वर्टेक्स है और सिंपल ग्राफ होता गया है, तो उसकी प्रॉपर्टी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। सिंपल ग्राफ वो ग्राफ होते हैं, देखिए नाम से पता चल रहा है सिंपल, जिसके अंदर इज देयर नो सेल्फ लूप। पहली चीज तो उसमें सेल्फ लूप नहीं होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन होती है नो पैरेलल एज, पैरेलल एज भी आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये दोनों प्रॉपर्टी हमारी फुलफिल होगी तभी हम कहेंगे कि वो सिंपल ग्राफ है, ठीक है जी। सेल्फ लूप क्या क्या एग्जांपल होगा, जैसे एक वर्टेक्स है इसके ऊपर आप सेल्फ लूप लगा देते हो, तो ये चीज अलाउड नहीं है। मल्टीपल एज का मतलब है एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पर एक एज तो गई हुई है, दूसरी एज भी बना देते हो आप, तो ये भी चीज अलाउड नहीं है। तो दो पैरेलल एज मतलब एक
से ज़्यादा सेम वर्टेक्स और डेस्टिनेशन के बीच में अगर एजिज है तो उसको पैरेलल एज बोलते हैं। तो वो चीज़ भी अलाउड नहीं है, सेल्फ लूप भी अलाउड नहीं है, तो वो ग्राफ हमारा सिंपल ग्राफ होगा। तो आप देखिए, मान लीजिए ये वर्टेक्स है ए, ये वर्टेक्स है बी, ये है सी और ये है डी। तो ये वर्टेक्स, ठीक है, अगर पैरेलल एज नहीं है तो ये वर्टेक्स इससे कनेक्ट होगा, इससे कनेक्ट होगा और इससे कनेक्ट होगा। क्या सेल्फ लूप लगा सकता हूं मैं? नहीं लगा सकता। क्या मैं इसको वापस डी पर दोबारा से पहुंचा सकता हूं, बी पर दोबारा से पहुंचा सकता हूं, सी पर दोबारा से पहुंचा सकता हूं? नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि पैरेलल एज अलाउड नहीं है। तो कहने का मतलब है ए की डिग्री मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 4 वर्टेक्स है यहाँ पर, 3 हो सकती है। ऐसे ही बी की डिग्री भी कितनी हो सकती है? बी सी से भी कनेक्ट हो सकता है और बी डी से भी कनेक्ट हो सकता है। तो इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी हो सकती है? 3 हो सकती है। सी की भी मैक्सिमम डिग्री कितनी हो सकती है? डी से भी कनेक्ट होगा, ए से भी और बी से भी, तो इसकी भी 3 होगी। डी की भी डिग्री कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 3 होगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं यहाँ पर टोटल वर्टेक्स कितने थे? 4 वर्टेक्स थे। तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ एनी वर्टेक्स कितनी है यहाँ पर? मैक्सिमम डिग्री ऑफ एनी वर्टेक्स, यहाँ पर आप देख सकते हो मैक्सिमम जो डिग्री है किसी भी वर्टेक्स की वो कितनी है? मैक्सिमम से मैक्सिमम 3। तो कहने का मतलब है 4 वर्टेक्स है और मैक्सिमम डिग्री कितनी हो रही है? 3। अगर n वर्टेक्स होते, n वर्टेक्स अगर है तो कितनी होगी? 4 है तो 3 है, तो n होते तो कितनी हो जाती? n-1। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। कई बार सिंपल ग्राफ में क्वेश्चन आ जाता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितनी होगी किसी भी ग्राफ के अंदर? अगर n वर्टेक्स है तो n वर्टेक्स है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितनी हो सकती है? तो आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी एजेस है मैक्सिमम, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम है। हर एक वर्टेक्स की जो मैक्सिमम डिग्री है वो कंप्लीट कर रखी है आपने, तो इसका मतलब है कि ये मैक्सिमम से मैक्सिमम डिग्री आपकी बनी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2, मैं एजेस का नाम दे रहा हूँ, 3 4 5 एंड 6। तो टोटल एजेस कितनी है यहाँ पर? 6। आप फॉर्मूला लगा सकते हो n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पर? n की वैल्यू है, n मतलब वर्टेक्स, वर्टेक्स कितने हैं? 4। तो 4 इंटू 4 माइनस 1 3 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 6। तो आप देख सकते हो मैक्सिमम एजेस कितनी आ रही है, इस फॉर्मूले से भी 6 आ रही है और रियल में भी हमारी 6 ही एजेस है। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन, ये वाला अलग से है, इस में एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी है, जो कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो भी आप उसको सोल्व कर पाते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूँ, 10 क्वेश्चन की मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसको हर बार आप सुनते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।